दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच एक बार फिर से खींचतान मंजर आम पर आ गई है। पब्लिक डोमेन में बातें की जा रही हैं। क्या है यह मामला, विस्तार से बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कॉलेजियम इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड मस्ट बी फॉलोड। धरती का कानून है जिसका पालन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। जबकि ये वह कानून है, कॉलेजियम वह सिस्टम है जिसका भारत के कानून की किताब में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, दो वीडियो बनाई है, लिंक मैंने इसका ड्रॉप किया है, आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी उसमें आपको मिलेगी। दूसरी ओर भारत के उपराष्ट्रपति खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेईसी को इनवैलिडेट करार देना लोगों के मैंडेट का अपमान है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ये बात उन्होंने दोबारा कही है, कल उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में कही। और यह भी जान लीजिए कि श्री जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यह उनका पहला भाषण था राज्यसभा के अंदर, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एनजेईसी को मान लेना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉलेजियम धरती का कानून है। आखिर ये माजरा है क्या? दरअसल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच यह लड़ाई बहुत नई नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। साल 1975 के बाद से ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ वर्ष 1981 में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ रिट पिटीशंस फाइल की हुई थी। उन सबको इकट्ठा करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट के रूप में सुना गया, जो कि एस.पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति के नाम से एक रिट पिटीशन के रूप में सामने आया, जिस पर उस समय उच्चतम न्यायालय में लगातार 35 दिनों तक सुनवाई होने के बाद 609 पेज का एक जजमेंट आया, जिसका निचोड़ यह था, उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की सिफारिश असंगत होने पर भारत का राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर सकता है। इस तरह से जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, उनके अपॉइंटमेंट में भारत के राष्ट्रपति को प्रधानता दी गई। भारत के राष्ट्रपति के साथ पार्लियामेंट जुड़ा होता है, उसको प्रधानता दी गई। यह निर्णय कुछ ही वर्ष अस्तित्व में रहा। उसके बाद साल 1993 में एक दूसरा निर्णय आया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए 1981 के निर्णय को पलट दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दी गई सिफारिश अपना अस्तित्व रखती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उसके स्थानांतरण, की पदोन्नति में चीफ जस्टिस की राय उनका मौलिक अधिकार है। यह न्यायिक परिवार का मामला है। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति आदि का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक परिवार का मामला है, इसमें कार्यपालिका को प्रधानता नहीं दी जा सकती। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उन पर फुल स्टॉप लगाया। यहाँ मैं यह भी बता दूं, यह भी बताना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति का जो अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा, वो केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, आर्टिकल 127 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। कॉलेजियम अभी तक संविधान या कानून की किसी किताब में अस्तित्व में नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम पनपा, उसका जन्म हुआ। इसी निर्णय में कहा गया था कि चीफ जस्टिस दो जजों के साथ मशवरा करके जजों की नियुक्ति हस्तांतरण कर सकता है। दो जजों के साथ मशवरा कर सकता है, यानी कि दो जजों के साथ चाहे तो मशवरा करे और चाहे उनके साथ ना करे। और यही हुआ। अगले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजों में ही आपस में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण यह निर्णय ज़्यादा दिन नहीं चला और 1998 में तीसरा निर्णय सामने आया। यह निर्णय कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं हुई थी, बल्कि जब स्थिति ज़्यादा खराब हुई तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा गया। भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 में दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह पत्र लिखा था और उससे तीखे सवाल किए। 9 सवालों के जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मोटर रिट पिटीशन फाइल की गई। 9 जजेस की बेंच ने उस पर निर्णय सुनाया
और उसके बाद से ये 5 जजेस का कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। अब 3 जजेस की जगह 5 जजेस का कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। 5 जजेस की कमेटी जजों की नियुक्ति, स्थानांतर, पदोन्नति का निर्णय करती है। उसका अध्यक्ष, उस कमेटी का अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यानी कि जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा की जाती है। दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जहां अपनी नियुक्ति करने के लिए कोई अपनी ही कमेटी बनी हो। यह सिस्टम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है कि वो अपने जजों की नियुक्ति स्वयं करता है। और इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में भाई भतीजावाद पनपा। जहां भारत में एक व्यक्ति को एक क्लर्क की नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर चीफ जस्टिस बन जाना या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाना कितना आसान है। और उसी का नतीजा है कई सारे जजेस ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रही है। दादा उनके चीफ जस्टिस होकर रिटायर हो गए हैं, पिताजी उनके चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हो गए हैं, बेटे आ गए हैं और पोता आने के लिए तैयार है। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं। बहरहाल 1998 में कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। सरकार को फिर लगा कि हम कहीं बाहर हो गए हैं, हमारी सिफारिशों की कोई अस्तित्व नहीं रह गया। चूंकि कॉलेजियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि वह जिस जज की नियुक्ति, स्थानांतर, अपॉइंटमेंट करता है, पदोन्नति करता है, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है, सिफारिश भेजता है साहब। लेकिन अब मजे की बात सुन लीजिए, उस सिफारिश को सरकार एक बार तो वापस कर सकती है, लेकिन यदि वो सिफारिश दोबारा भेज दी गई तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। फिर वो सरकार उन सिफारिशों को वापस नहीं कर सकती। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम जिसका संविधान में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कानून किताबों में कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धरती का कानून है, धरती का कानून है, सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, तो संविधान में संशोधन होना चाहिए था, कोई अध्याय जुड़ना चाहिए था, कोई आर्टिकल जुड़ना चाहिए था। कहीं कोई शब्द कॉलेजियम को लेकर कानून की किसी किताब में नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अलावा। इसी सबसे परेशान होकर भारत सरकार द्वारा 2014 साल 2014 में संविधान में 99वां संशोधन लाया गया। ये 99वां संशोधन क्या कहता है? 99वां संशोधन कहता है कि अब जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, पदोन्नति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अनुमोदन की जरूरत होगी, NJAC। अब NJAC से अनुमोदन लेने का मतलब क्या हुआ कि सरकार से अनुमोदन लेना होगा। यह निर्णय सरकार का, यह संशोधन केवल 6 माह अस्तित्व में रहा। तभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स द्वारा फिर से एक पिटीशन फाइल की गई और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे न्यायपालिका के लिए खतरा बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया गया। और इस तरह से संविधान में जो 99वें संशोधन करके आर्टिकल 124A इंसर्ट की गई थी, उसको असंवैधानिक करार देकर खत्म कर दिया गया। इस तरह से 99वें संशोधन समाप्त हुआ, NJAC खत्म हुआ। उसी NJAC को लेकर अब खींचतान है कॉलेजियम और NJAC को लेकर। उसी NJAC को लेकर जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इनवैलिडेट करार देना लोगों के मैंडेट का अपमान करना है। तो 2 सीधे सीधे स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम धरती का कानून है। यह धरती का कानून कैसे है, सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है सॉलिसिटर जनरल कि जाइए सरकार को बताइए और इस पर अपनी कानूनी सलाह दीजिए। क्या कानूनी सलाह देंगे सॉलिसिटर जनरल? आपके पास संविधान में कोई संशोधन नहीं है, कानून की कोई किताब नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के निर्णय द्वारा यह अस्तित्व में आया और आप कहते हैं कि धरती का कानून है। वही अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें एक NGO ने कहा था कि एक बहुत ही रेयर डिसीज है, खतरनाक बीमारी है, जिसकी दवाई 17 करोड़ रुपए की आती है, उस पर 2.5 करोड़ GST लगती है कि आप कम से कम 2.5 करोड़ GST तो माफ कर दें। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इट्स अ पॉलिसी मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। किसी बच्चे की जान बचाना भारत सरकार की पॉलिसी है। आपके अपॉइंटमेंट और आपकी नियुक्ति को बचाए रखना यह आपका अधिकार है, ये धरती का कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं बहुत आगे जाता है, कहीं अपने कदम खींच लेता है। बहरहाल इस समय विवाद की स्थिति बनी हुई है, जो कि किसी भी देश के लिए, खासतौर से भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस विवाद की समाप्ति होनी चाहिए। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अगर ये विवाद इस तरह से बना रहा, पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें आती रहीं, तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कहाँ जाकर गुहार लगाएं, किस से अपनी बात कहें, कौन
उनका केयर टेकर है, कौन संविधान का केयर टेकर है। निश्चित रूप से संविधान का केयर टेकर सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन यह विवाद कतई तौर पर सही नहीं है। जल्द ही इसका कोई हल निकलना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।